नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुशांत। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल्ड स्टडी पॉइंट और आज के करंट इश्यूज में। साथियों, आज के करंट इश्यूज में हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा दीपावली के पूर्व संध्या पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ कटौती की गई। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो उत्पाद कर लगाया जाता है, जिसको एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है, उस एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल में 5 रुपया और डीजल में 10 रुपया का कटौती किया गया। और जापान की एक रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है नोमुरा ने ऐसा प्रिडिक्शन दिया कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हटाया जो गया है, इससे हमारे जीडीपी के ऊपर 0.2% का असर पड़ेगा। मतलब हमारे जीडीपी का 0.2% का असर पड़ेगा, 0.2% का हमारे जीडीपी के ऊपर असर पड़ेगा और 45,000 करोड़ का सरकार को घाटा होगा इससे। तो आइए जानते हैं इस शो के माध्यम से कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, वैट क्या होता है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग आज के इस सेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह से अपडेट रहते होंगे, दीपावली के पूर्व संध्या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके द्वारा यह घोषणा किया गया कि पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है, जिसको उत्पाद कर कहा जाता है, उत्पाद कर जो लगाया जाता है उसमें 5 रुपया का और डीजल के ऊपर 10 रुपये का कटौती किया गया और लोगों को दीपावली का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तोहफा दिया गया। तो हम लोग बात करेंगे कि ये एक्साइज ड्यूटी होता क्या है और साथ ही साथ सिर्फ क्या एक्साइज ड्यूटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही पेट्रोल को डीजल के ऊपर टैक्स लेती है या राज्य सरकार भी पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लेती है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहने से ही पेट्रोल और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहने से ही पेट्रोल और डीजल का रेट कम हो सकता है या फिर इसमें राज्य सरकार का भी कुछ हाथ होता है? चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी होगा क्या है? तो एक्साइज ड्यूटी को हम उत्पाद कर बोलते हैं और इसकी शुरुआत 1944 में की गई। 1944 में एक्साइज ड्यूटी की शुरुआत की गई। क्या होता है बताएंगे इसको। एक्साइज ड्यूटी को सेनवैट भी कहा जाता है, CEN सेनवैट भी बोला जाता है। मतलब सेंट्रल के द्वारा इसको एक तरह से वैट बोला जाता है, सेंट्रल वैट इसको बोला जाता है। जैसे राज्य सरकार के द्वारा किसी भी कोई भी उत्पाद, कोई भी मतलब प्रोडक्ट का कोई भी कंपनी जैसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है या उसका विनिर्माण कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उस समय उस चीज़ के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसको वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि ये दोनों का दोनों इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष कर का मतलब हुआ कि ये लगाया जाता है प्रोड्यूसर के ऊपर, जो उत्पादक है, मतलब जो उत्पादन करने वाला पर्सन है, जो भी कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर लगाया जाता है ये टैक्स। चूँकि कंपनी के ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है तो कंपनी उसका अपने ऊपर बर्डन ना रख करके वह अपने ग्राहकों से मूल्य को बढ़ा करके वसूलती है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को चुकाती है, मतलब देती है। जैसे सपोज कीजिए हम एक ब्रश बना रहे हैं, मतलब मेरा एक ब्रश का फैक्ट्री है। तो अगर मैंने ब्रश का निर्माण किया तो अपने यहाँ रूल है कि किसी भी चीज़ का अगर आप निर्माण करते हैं या उसका विनिर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे एक्साइज ड्यूटी मांगेगी। क्यों मांगेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का बोलना है कि भाई तुम जो भी मनी अर्निंग कर रहे हो वो मेरे संसाधनों का प्रयोग करके ही तो कर रहे हो। जैसे तुम ब्रश का निर्माण कर रहे हो तो ब्रश के निर्माण के लिए तुमको जो माल मटेरियल चाहिए तुम दूसरे कंट्री से लेकर के आ रहे हो, दूसरे कंट्री से हम समझौता करके रिलेशन सही करके रखे हुए तब तो तुम ला करके और उसका निर्माण कर रहे हो। उसके साथ साथ मेरे द्वारा बिजली वगैरह तुमको दिया जा रहा है, बिजली का तुम पैसा देते हो, ठीक बात है, लेकिन उससे हमको क्या फ़ायदा होगा? तुम मेरे द्वारा रोड वगैरह का यूज़ कर रहे हो,
मेरे द्वारा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रोड का प्रयोग कर रहे हो, तो इन तमाम चीज़ों का प्रयोग करके तुम मनी को अर्न कर रहे हो, तो मुझे भी कुछ प्रॉफिट चाहिए, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का बोलना होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा एक्साइज ड्यूटी के रूप में लेती है और अपना राजस्व के जो है उसको भरती है और उससे फिर विकास वगैरह का काम करती है, मतलब जो भी डेवलपमेंट हो गया उस देश के डेवलपमेंट में उन पैसों का यूज करती है। तो अगर सपोज कीजिए मैंने ब्रश का निर्माण किया, तो ब्रश का निर्माण मैंने किया तो मेरे ऊपर एक्साइज ड्यूटी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स मांगेगी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट वैट के रूप में अपना टैक्स मांगेगी। ये दोनों का दोनों अप्रत्यक्ष कर है, मतलब ये मुझसे मांगा जा रहा है क्योंकि मैं इसका निर्माण कर रहा हूँ, मुझसे मांगा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि ये जो मेरे मतलब वैट और एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट जो वैट ले रही है, इससे इसके मूल्य, जैसे सपोज कीजिए पहले हम इस ब्रश को 5 रुपये में बेच रहे थे, अब एक्साइज ड्यूटी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट 2 रुपया और 3 रुपया वैट के रूप में स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। अब कितना हो गया ये, तो ये टोटल 10 रुपया हो गया। अब 10 रुपया हो गया तो हम ऐसा नहीं कि हम 5 रुपया में ही बेचेंगे, हम क्या किए कि इसका रेट कर दिए अब 10 रुपया, इसका रेट अब हम 10 रुपया करके ग्राहक से बेचेंगे। और उसके अलावा सपोज कीजिए इसमें डीलर का कुछ कमीशन होगा, तो डीलर का कमीशन 2 रुपया, मतलब 12 रुपया में इसको क्या किया हम बेचे, 12 रुपया में बेचे और मेरे पास जो पैसा आया उस पैसे में से 3 रुपया हम दे दिए स्टेट गवर्नमेंट को और 2 रुपये दे दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी के रूप में। तो ये हो गया एक्साइज ड्यूटी उत्पाद कर और ये हो गया वैट। इस तरह से ये लिया जाता है। ये डायरेक्ट रूप से जो विनिर्माण करने वाला पर्सन है या फिर निर्माण करने वाला जो भी कंपनी है वो खुद के पैकेट से ना दे करके ग्राहकों से वसूलती है और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को देती है। तो इस तरह से ये चीज़ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पेट्रोल का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि पेट्रोल किस प्रकार से हम लोगों के पास आता है, क्या क्या उसका ये फिगर्स है पेट्रोल डीजल रेट का, तो कैसे कैसे पेट्रोल का मूल्य बढ़ता है। देखिए पेट्रोल और डीजल गल्फ नेशन है जहाँ पे जो देश तेल के लिए जाना जाता है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ तेल का ही खरीद बिक्री करता है, जहाँ पे तेल का अच्छा जहाँ जो कंट्री तेल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध सऊदी अरबिया हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, इराक हो गया, तो ये सब तेल के लिए सुप्रसिद्ध कंट्री है। तो गल्फ नेशन से हमारी कंट्री के जो भी मतलब गल्फ नेशन से भारत तेल परचेज करता है, भारत तेल परचेज किया। अब वो तेल जो परचेज किया वो क्रूड ऑयल था। क्रूड ऑयल का मतलब वो कच्चा तेल, ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट वहाँ से लाया गया, गवर्नमेंट अपना उस पर टैक्स लाती है, ला करके हम लोग उसको बेच दिया, ऐसा नहीं था। वो क्रूड ऑयल था, मतलब कच्चा तेल था। इस कच्चा तेल को लाया गया भारत में और फिर यहाँ पे ला करके कर दिया गया कि इसको रिफाइन किया गया। जो यहाँ पे अलग अलग रिफाइनरी कंपनी है वो इसको रिफाइन मतलब इसका शुद्धिकरण किया गया। शुद्धिकरण में क्या हुआ कि इसमें जो डीजल था उसको अलग किया गया, पेट्रोल को अलग किया गया, केरोसिन को अलग किया गया और इसको अलग करने के बाद इसके ऊपर ये चीज़ लगाया जाता है। क्या है, सबसे पहले फ्राइड ड्यूटी। फ्राइड ड्यूटी क्या होता है, तो फ्राइड का मतलब होता है जो माल भाड़ा होता है, मतलब उसको लाने में जो भाड़ा लगा है वो माल भाड़ा उसमें जुटेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाएगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैट लगाया जाएगा और जो डीलर है जिसके माध्यम से हम लोग उसको परचेज कर रहे हैं, तेल को परचेज कर रहे हैं, उसका भी उसमें कुछ कमीशन होता है, वह उसको रख करके और तब हम लोगों के पास बेचता है। अगर औसतन आप देखें तो हम लोग क्रूड ऑयल जो परचेज करते हैं गल्फ नेशन से, वो क्रूड ऑयल का भी रेट जो है वो हम लोग क्रूड ऑयल गल्फ नेशन से परचेज करते हैं बैरल में। इसमें परचेज करते हैं बैरल में। बैरल का मतलब हुआ कि एक बैरल में 159 लीटर होता है, एक बैरल में समथिंग 159 लीटर होता है, तो हम लोग उसको बैरल में परचेज किए। कैसे बैरल में उसका रेट चल रहा है, तो उसका भी रेट जो है समथिंग लेके चलिए मोटा मोटी, तो उसका भी रेट चल रहा है $80 पर बैरल। मतलब कि एक बैरल अगर खरीदने जाते हैं हम, तो हम लोगों को $80 पे करना होगा।
अब $1 में कितना रुपया होता है? $1 में समथिंग 70 रुपया के आसपास होता है। तो 8 सते 56, मतलब 5600 में हम लोगों को 159 लीटर तेल मिला। ये कच्चा तेल था। उसके बाद इसको जब देश में लाया गया तो जो भी रिफाइनरी कंपनी थी, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, ये सब क्या किया, उसको रिफाइन किया, मतलब उसको शुद्ध किया, उसमें से केरोसिन को, पेट्रोल को, डीजल को अलग किया। और उसको अलग करने के बाद उस पर एक्साइज ड्यूटी, वैट, डीलर एक्साइज ड्यूटी, उसको जैसे ही वो शुद्धिकरण उसका किया तो उसके बाद केंद्र सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी था और स्टेट गवर्नमेंट का जो वैट था उस पर लादा गया, जब उस पर लगाया गया, लगाने के बाद डीलर को दिया गया, फिर डीलर को उसमें कमीशन जुटा, फिर फ्राई ड्यूटी वगैरह जुट करके तब हम लोगों को ये फाइनली मिला। और इस तरह से हम लोगों को तेल हम लोगों के पास आया। तो ये स्ट्रक्चर हुआ, मतलब कि ऐसा नहीं समझिएगा कि डायरेक्ट हम लोग गल्फ नेशन से तेल को परचेज करते हैं और बस एक्साइज ड्यूटी और वैट को लाती है गवर्नमेंट, उसके बाद डीलर को देती है और डीलर डायरेक्ट हम लोगों को देता है। इन तमाम चीज़ों से होकर के गुजरता है तब हम लोगों के पास पहुंचता है। अगर देखा जाए तो तेल सस्ता करने के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एक्साइज ड्यूटी में और कटौती करती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने वैट में और कटौती करती है, तब क्या हो जाएगा, ये सस्ता हो जाएगा। इसलिए भी सुने होंगे कोई इसका मुद्दा चल रहा था कि इस पर भी जीएसटी लगाया जाए। जीएसटी लगाने से क्या होगा, इसका रेट सब जगह सेम हो जाएगा। अभी इसका रेट डिफरेंट है, हर एक स्टेट में डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी तो फिक्स है, लेकिन स्टेट के द्वारा जो वैट लगाया जाता है, कहीं पे 30 रुपया वैट लगाया गया, कहीं पे 32 रुपया लगाया गया, कहीं पे और इससे ज़्यादा लगाया गया। जैसे अभी सबसे ज़्यादा पेट्रोल के ऊपर सबसे ज़्यादा अभी कोई स्टेट वैट वसूल रहा है, तो ज़्यादा जो वैट वसूल रहा है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा पेट्रोल के ऊपर सबसे ज़्यादा वैट वसूला जा रहा है। और डीजल की बात करते हैं तो डीजल पे सबसे ज़्यादा वैट कौन वसूल रहा है, तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जा रहा है। वैट कौन वसूलता है? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, वैट का शुरुआत कब हुआ? तो वैट का शुरुआत हुआ 2005 में। 2005 में वैट का शुरुआत किया गया और मतलब क्या था, एक्साइज ड्यूटी का शुरुआत 1944 में किया गया। तो इस तरह से नोमुरा के द्वारा एक प्रेडिक्शन दिया गया कि अगर ये काम किया गया है तो राजस्व में 45,000 करोड़ का सरकार को घाटा होगा और ये अपने जीडीपी का 0.2% होगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। आज का टॉपिक बेहद क्लियरली समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथियों, लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है, तो सभी साथियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने परिवार के साथ इस छठ के पावन अवसर का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद।